हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह, जहां आज हम बात करने वाले हैं साइलेंट किलर यानी कि कैंसर की। आजकल बुजुर्गों में सामने आने वाले रेक्टल कैंसर के मामले में अब युवाओं में भी तेजी से देखने को मिल रहे हैं। एक स्टडी की बात करें तो रेक्टल कैंसर के मामले अब 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों को कम हो रहे हैं, तो वहीं 20 से 30 साल के एज ग्रुप के लोगों में ये आंकड़ा बढ़ रहा है। ये बीमारी कोलोन यानी कि रेक्टल हिस्से को प्रभावित करती है। इसके अनुसार इसे बड़ी आंत का कैंसर या फिर कोलोरेक्टल कैंसर या फिर रेक्टल कैंसर के रूप में भी जाना जाता है। इस गंभीर बीमारी पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कैसे जांच होती है और इससे सर्वाइव करना कितना आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ जैन, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से। डॉक्टर सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में जितनी ज्यादा चर्चा की जाए ताकि लोगों में जागरूकता फैले और समय रहते अगर ये बीमारी पकड़ में आ जाए, ये कितना महत्वपूर्ण इशू है, आज चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो अगर हम कोलोरेक्टल कैंसर या बड़ी आंत के कैंसर के बारे में बात करेंगे तो पुरुषों में ये चौथा सबसे आम कैंसर है और महिलाओं में ये 5वां सबसे आम कैंसर है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये बुज़ुर्गों की बीमारी है, पर अभी हमने देखा है कि अब ये 50 से कम उम्र वाली युवा पीढ़ी में यह कैंसर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक जो भी कोलोरेक्टल कैंसर होंगे उसमें से 10 में से 1 मरीज और रेक्टल कैंसर में 4 में से 1 मरीज युवा पीढ़ी का रहेगा। दूसरी बात ये भी है कि जो कोलोरेक्टल कैंसर या बड़ी आंत के कैंसर जो युवा पीढ़ी में देखे जा रहे हैं, ये एडवांस स्टेज अग्रिम अवस्था में मिल रहे हैं और ये एक खतरे की घंटी है हमारे लिए कि हमें इसे जल्दी से जल्दी निदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये काफी महत्वपूर्ण इशू है कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि जो बीमारी 50 के बाद होती थी वो बीमारी यंग एज तक शिफ्ट हो रही है। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मुझे लगता है ये जानकारी लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी। हमारे पास कोई डेफिनेट रीज़न नहीं है, कारण नहीं है कि ये बीमारी युवा पीढ़ी में क्यों ज़्यादा बढ़ रही है, पर फिर भी इसके कुछ कारण जो हमें लगते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी जीवन शैली में बदलाव। जो जीवन शैली हमारी गतिशील हुआ करती थी, आज हम उसमें गतिहीन हो गई है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। उसके अलावा बढ़ता मोटापा और खाने में जो हम लो फाइबर डाइट जो है वो उसके कारण खाने में रेड प्रोसेस्ड मीट का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा शराब और तंबाकू का सेवन बढ़ता जा रहा है। यह सब इन युवा पीढ़ी में बढ़ते कोलोरेक्टल कैंसर के कारण माने जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग जिनमें पारिवारिक इतिहास है, फैमिली हिस्ट्री है, मदर फादर या ग्रैंडफादर को कोलोरेक्टल कैंसर की हिस्ट्री है, उन लोगों में भी यह बीमारी यंगर एज ग्रुप में युवा पीढ़ी में ज़्यादा देखी जा रही है। इसके अलावा जो मरीज़ जिनमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जिसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस भी बोलते हैं, उन लोगों में भी यह बीमारी यंगर एज या युवा पीढ़ी में ज़्यादा देखी जा रही है। डॉक्टर साहब, कुछ कारण ऐसे हैं जो आपने बताया कि लाइफस्टाइल डिजीज एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है बहुत सारी बीमारियों के लिए। जब हम चर्चा करते हैं, कम से कम इसको हम सुधार लें तो थोड़ी सावधानी हम बरत सकते हैं। सवाल ये उठता है कि कैंसर पर जब भी हम चर्चा करते हैं हमें ये लगता है कि ये बीमारी साइलेंट किलर है, यानी कि लक्षण पता चले तब तक ये बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, स्टेज बहुत खतरनाक होता है। क्या शुरुआती ऐसे लक्षण बॉडी प्रेजेंट नहीं करती क्या कि जिससे ये लक्षण पता चल सके और अलर्ट हो जाए और जांच हो जाए? तो कोलोरेक्टल कैंसर या बड़ी आंत के कैंसर का सबसे आम लक्षण होता है मल में खून आना।
यह दो आम बीमारियों के भी लक्षण हैं जिसे हम बवासीर और फिशर बोलते हैं। पर बवासीर और फिशर में ये नॉर्मली दवाइयों से ठीक हो जाता है या छोटे मोटे से ठीक हो जाता है। तकलीफ़ जब होती है जब मरीज इसे नज़रअंदाज करते हैं या फिर घरेलू इलाज करते रहते हैं और जो बीमारी पहले चरण में होती है वह द्वितीय तृतीय चरण तक पहुंच जाती है। इसके अलावा इस बीमारी के कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे कि बॉवल हैबिट्स में चेंज होना, जैसे किसी को कब्ज़ हो जाना या फिर बहुत दस्त लगना, जो अपनी नॉर्मल बॉवल हैबिट से कुछ बदलाव आना। इसके अलावा जब वो मल निकाल रहे हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होना, जिसे हम पेनफुल डिफिकेशन बोलते हैं। इसके अलावा वज़न का कम होना बिना किसी कारण से, भूख ना लगना और खून की कमी होना, जिसे अनीमिया भी कहा जाता है। ये सब लक्षण कोलोरेक्टल कैंसर के हो सकते हैं और अगर ऐसे कोई भी लक्षण हैं तो हम मरीज को ये सलाह देते हैं कि वो किसी कैंसर चिकित्सक या कैंसर सर्जन को जल्दी से जल्दी दिखाएं और इसे नज़रअंदाज ना करें। डॉक्टर साहब, हर महीने जैसा कि आपने बताया कि किसी एक पर्टिकुलर कैंसर को लेकर जागरूकता आप लोग फैला रहे हैं। बड़ी आंत के कैंसर का लक्षण आपने बताया। ये जो लक्षण है डॉक्टर साहब, बहुत सारी बीमारियों में भी कुछ ऐसे ही लक्षण आते हैं, चाहे एनीमिया की बात करें, भूख ना लगना है या फिर कब्जियत है, दूसरी जो समस्याएं। आपको लगता है कि क्या हमें जांच कराने के लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ती है कि सीधे ही कैंसर हॉस्पिटल जाना होगा? क्या करें जांच के लिहाज से? अहम, अगर ऐसे कोई भी लक्षण हैं तो पहले आप अपने लोकल फिजिशियन को दिखा सकते हैं। लोकल फिजिशियन आपके लक्षणों को समझ के आपका जांच करके देख सकते हैं। एक मलाशय का एक जांच किया जाता है जिससे अगर अंदर कोई संदिग्ध गठान है तो वो हमें पता चल सकती है। अगर उन्हें कोई भी डाउट है, सस्पिशन है, तो वो किसी कैंसर सर्जन या कैंसर चिकित्सक या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास वो आके आपको भेजेंगे। अगर वो पेशेंट्स इस तरह के हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें एक कोलोनोस्कोपी की सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कोलोनोस्कोपी का जिक्र आपने किया, वास्तव में ये है क्या और किन्हें करवाना चाहिए ये? तो कोलोनोस्कोपी एक छोटा प्रोसीजर है जिसमें हम एक ट्यूब को, जिसमें कैमरा लगा होता है, इसको मलाशय से के माध्यम से डालते हैं और पूरे मल नली, जिसे हम कोलॉन और रेक्टम बोलते हैं, इसके अंदर की परत की जांच की जाती है। ऐसे में अगर कोई गठान है या कोई पॉलिप्स है या कोई बम्स है, इसको हम देख सकते हैं। उससे एक बायोप्सी ले सकते हैं और बायोप्सी लेके हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये किस प्रकार की गठान है, ये कैंसर है या फिर कैंसर से पहले का स्टेज है या कोई सादी गठान है। और इनमें से अगर कोई भी ऊपर जो मैंने जो भी लक्षण बताए हैं, अगर मरीज को इनमें से कोई भी लक्षण है तो हम उन्हें सलाह देते हैं कि वो एक कोलोनोस्कोपी की जांच करवाएं। डॉक्टर साहब, इस जांच के बाद बहुत सारी चीज़ें आप लोगों पे साफ हो जाती है, क्योंकि ये कुछ ऐसा जांच है जैसा कि आपने बताया, इसे प्रत्यक्ष तौर पर आप देख सकते हैं कि किस जगह पर क्या चीज़ें हैं। क्या यहाँ पर ही हमें पता चल जाता है कि स्टेज क्या है और ट्रीटमेंट की जो लाइन होगी वो किस तरीके की होगी? इस कोलोनोस्कोपी से हमें सिर्फ अंदर की परत के बारे में पता चलता है और हमें ये जानने के लिए कि ये कितनी गहराई में गया है, एक सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत होती है। इससे हम उसकी गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आसपास के लिम्फ ग्लैंड्स में अगर बीमारी गई है तो वो हम पता लगा सकते हैं, या किसी और अंग में अगर बीमारी फैली है तो हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब चूंकि इलाज पर हमें फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि ज़्यादातर आज मरीजों को ये लगता है कि कैंसर अगर है तो बहुत गंभीर बीमारी है, इससे सरवाइव करना मुश्किल होता है। ये एक डर लोगों के मन में बैठा है बीमारी को लेकर। बड़ी आंत का जो कैंसर है, किस तरीके से ये ट्रीट होता है और इसके जो सक्सेस रेट है, जैसा आपसे हम चर्चा कर रहे थे कि इसे आसानी से बाहर निकला जा सकता है, ये ज़रूर आप बताएं जागरूकता के लिहाज से। कोलोरेक्टल कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे पास मेडिकल टीम के पास में फर्स्ट स्टेज, प्रथम चरण से चतुर्थ चरण, फोर्थ स्टेज तक का इलाज हमारे पास अवेलेबल है। अगर बीमारी प्रथम या द्वितीय चरण में रहती है तो हम उसे मरीज को सर्जरी की सलाह देते हैं। सर्जरी दूरबीन की पद्धति से लैप्रोस्कोपिकली की जा सकती है, जिसमें हम बड़ी आंत के जो भाग में कैंसर है उस भाग को निकालकर दोनों बड़ी आंतों को जोड़ देते हैं, या फिर कभी कभी बड़ी आंत के कुछ भाग को चमड़ी से बाहर निकाल के लाते हैं, जिसे हम कोलोस्टोमी बोलते हैं। कोलोस्टोमी
टेम्परेरी या अस्थाई या फिर स्थायी रूप से हो सकती है। इसमें वो निर्भर करता है कि मरीज को किस तरह की बीमारी है और किस जगह पे बीमारी है। अगर ऑपरेशन के बाद में हम जो टुकड़ा निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि मरीज को आगे कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है, पर इस बीमारी को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। अगर बीमारी तृतीय चरण में जाती है तो बहुत करके हम उन्हें पहले कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की सलाह देते हैं और उससे बीमारी को छोटा किया जाता है और उसके बाद फिर सर्जरी करके उस भाग को निकाल दिया जाता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि बड़ी आंत का ये कैंसर है और आपने बताया कि अगर MRI या सिटी स्कैन से ये पता चलता है कि ये बीमारी और भी जगहों पर फैली हुई है, तब लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर बड़ी आंत है तो उसे तो आप सर्जरी के जरिए निकाल देंगे, लेकिन बाकी जगहों पर अगर ये बीमारी फैली है तो इससे कितना खतरा होता है और फिर ट्रीटमेंट की लाइन क्या होती है? तो कोलोरेक्टल कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जैसा मैंने बताया कि इसमें चतुर्थ चरण में भी हमारे पास इलाज है। अगर बीमारी लिवर, लंग्स या पेट की झिल्ली में भी गया है तो भी हम इसे ऑपरेशन करके और कीमोथेरेपी के सहायता से ठीक कर सकते हैं। पहले ऐसे बीमारी में हम पहले कीमोथेरेपी देकर बीमारी को छोटा करते हैं और फिर जिस भी अंग में वो बीमारी गई है उस अंग के कुछ भाग को हम निकाल कर उस बीमारी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। सर्जरी के बारे में कुछ और भी मैं सवाल आपसे पूछूंगी डॉक्टर साहब, क्योंकि सर्जरी के बाद कीमो और जो रेडिएशन दिया जाता है उसको लेकर भी लोगों के मन में डर है, बहुत सारे मिथ है। अगर किसी भी तरीके के सिम्टम्स आपको है तो बजाय इसके कि उसको नज़रअंदाज किया जाए, घरेलू उपचार किया जाए, बेहतर समय पर हॉस्पिटल्स में सुविधाएं मौजूद हैं, समय रहते पहुंचा जाए तो जिंदगी आसान होगी। डॉक्टर साहब, जब सर्जरी की हम बात करते हैं तो जहां तक कैंसर पर भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं, केवल सर्जरी से ही ट्रीटमेंट नहीं होता है। सर्जरी के बाद फिर इंतजार होता है कि वो किस स्टेज का है, उसके बाद कीमो को लेकर लोगों में डर है कि सर्जरी तो बहुत आसान है लेकिन कीमो से हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कीमो बहुत पेनफुल है। तो ये है क्या और ये कितनी हेल्पफुल होती है किसी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए? सामान्यतः सर्जरी से जो भी बीमारी हमें दिख सकती है हमारी आंखों से, हम उस बीमारी को निकाल देते हैं। बट उसके अलावा भी कुछ सेल्स जो हमारी आंखों में नहीं दिखते हैं, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ बोलते हैं, या कुछ सेल्स हैं जो अभी डॉर्मेंट है बट कल को जाके कैंसर में बदल सकते हैं, उन सेल्स को मारने के लिए हम कीमोथेरेपी की सहायता लेते हैं। आज के ज़माने में कीमोथेरेपी पूरी तरीके से सेफ है और इसका कीमोथेरेपी के समय में जो होने वाली कमज़ोरी है उसे भी कम करने के लिए हमारे पास इंजेक्शंस हैं और जो भी मरीज़ इस सर्जरी के बाद अच्छी तरह से रिकवर हो जाते हैं वो पूरी तरीके से कीमोथेरेपी को टॉलरेट कर पाते हैं। कीमोथेरेपी के अपने जो साइड इफेक्ट हैं डॉक्टर साहब, वो किस तरीके से आते हैं और इसके लिए लोगों को कितनी जानकारी जरूरी है कि हमारे अंदर में ये सिम्टम्स आएंगे और ये ट्रीटमेंट के बाद में ठीक हो जाएंगे? कीमोथेरेपी के बाद सबसे आम जो परेशानी जो मरीज को होती है वो होता है कमज़ोरी। वो कमज़ोरी जनरली कीमोथेरेपी देने के 1 या 2 दिन तक रहती है और जैसे जैसे कीमोथेरेपी का इफ़ेक्ट कम होता है मरीज की कमज़ोरी कम हो जाती है। उसके अलावा इस बीमारी से जुड़ी हुई कीमोथेरेपी का दूसरा साइड इफ़ेक्ट होता है हाथों में झुनझुनी आना या पैरों में झुनझुनी आना, जो भी समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है और मरीज अपनी नॉर्मल जीवन शैली में वापस चला जाता है। और तीसरा जो आम परेशानी जो मरीज को आती है वो ये होती है कि बालों का झड़ना, वो भी धीरे धीरे समय के साथ में सामान्य हो जाता है और मरीज इससे पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो जिक्र आपने किया कीमो को लेकर जो बालों का झड़ने का, कई बार हमने ये देखा है कि कीमो के बाद में हेयर फॉल नहीं होता, वो किस केस में है या फिर कीमो के साथ में हेयर फॉल होना ही होता है, जिसको लेकर भी लोग थोड़े से कॉन्शियस होते हैं? हर कीमोथेरेपी के कारण ज़रूरी नहीं है कि बालों का झड़ना होगा। कीमोथेरेपी के कुछ सिर्फ प्रकार हैं जिनमें बालों का झड़ना आम रहता है, पर अगर हम कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में बात करें तो उसके बाद में बालों का झड़ना बहुत नॉर्मल नहीं है, बहुत कम केसेस में ही देखा जाता है। और बाकी के कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के बाद बालों का झड़ना ज़्यादा सामान्य बात है, इसके बाद में नहीं है जी। इसके बाद में जो दूसरा ट्रीटमेंट होता है यानी कि तीसरा ट्रीटमेंट कैंसर का, वो होता है रेडिएशन। सामान्य से सवाल ये होता है कि रेडिएशन ओपन एरियाज में दिया जाता है, लेकिन बड़ी आंत तो आपके पेट के अंदर है डॉक्टर साहब, तो ये सामान्य से जिज्ञासा है कि आखिर रेडिएशन कैसे काम करता है और ये किन कंडीशन में किया जाता है?
तो रेडिएशन थेरेपी एक मशीन के थ्रू किया जाता है जो एक सीटी स्कैन की तरह रहती है। सीटी स्कैन में हम रेडिएशन का एक बहुत छोटा डोज देते हैं जिससे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती है। यही अगर हम हायर डोज पे दें तो उसे हम रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। आज हमारे पास ऐसी मशीन्स हैं जो जिन्हें हम IMRT बोलते हैं, जिस तकनीक के थ्रू हम जिस पार्ट में रेडिएशन देना है सिर्फ उस भाग में रेडिएशन दे सकते हैं और उसके आसपास के जो भी हिस्से हैं उनको रेडिएशन के कारण कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो आज का जो मॉडर्न रेडिएशन थेरेपी है ये बहुत पूरी तरीके से सेफ है और इससे बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बड़ी आंत के कैंसर का जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब कितना कारगर है, क्योंकि इसके बाद में हमने देखा कि सर्वाइव रेट जो है वो काफ़ी है। इसका मतलब ये समझा जाए कि अगर सही समय पर इलाज हो जाता है तो व्यक्ति सामान्य ज़िंदगी जी सकता है। बड़ी आंत का कैंसर अगर प्रथम या द्वितीय चरण में होता है तो इलाज के बाद मरीज पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं और मरीज एक नॉर्मल जीवन शैली जीता है। अगर बीमारी तृतीय या चतुर्थ चरण में भी पहुंच जाती है तो भी इलाज से वो बीमारी काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी लंबे समय तक कंट्रोल में रह सकती है, पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ जी सकता है। बट बहुत ज़रूरी है कि मरीज को एक रेगुलर डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप रखना। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे पूछने वाली थी, क्योंकि जिस समय मान लीजिए ये तीनों ट्रीटमेंट हो गए और डॉक्टर ने कह दिया कि आप अच्छे हैं, तो यहाँ पर इसको हमको अच्छा समझ के नहीं बैठना है, अपने डॉक्टर से कब कब कंसल्ट करना है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये कितना घातक हो सकता है अगर आप इसे अवॉइड करते हैं? तो किसी भी कैंसर की बीमारी के बाद हम मरीज को ये सलाह देते हैं कि उन्हें अपने डॉक्टर के साथ लगभग 5 साल तक रेगुलर फॉलोअप रखना बहुत ज़रूरी है। पहले 2 सालों में यह जो फॉलोअप है ये हम 3-3 महीने में करते हैं। इस समय में हम ब्लड का एक टेस्ट करते हैं जिसे हम CEA ब्लड टेस्ट बोलते हैं, जिसे ट्यूमर मार्कर कहा जाता है। जब भी शरीर में कैंसर वापस पनपता है तो ये मार्कर अपने आप बढ़ने लग जाता है और इसे हम बहुत जल्दी स्टेज में पता कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है मरीज को कि हर 3 महीने में इस ब्लड टेस्ट को कराएं और अपने डॉक्टर के साथ, कैंसर चिकित्सक या कैंसर सर्जन के साथ रेगुलर फॉलोअप में रहें, ताकि अगर बीमारी वापस भी आती है तो हम उसे बहुत अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट करके उसे पूरी तरीके से ठीक कर लें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो टेस्ट आपने कहा, क्या बड़ी आंत के कैंसर के लिए ही ये टेस्ट किया जाता है या शरीर में किसी भी तरीके का जो कैंसर होता है उसके लिए फिर अलग अलग टेस्ट फॉलोअप में किए जाते हैं? ये जो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन या CEA टेस्ट बोलते हैं ये सिर्फ बड़ी आंत के कैंसर के लिए किया जाता है। हर एक प्रकार के कैंसर के कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ मार्कर्स रहते हैं जो अलग अलग प्रकार के रहते हैं और हर एक कैंसर का हम उसमें अलग अलग प्रकार के ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कैंसर है कौन से स्टेज, कौन से लेवल पे पहुंच गया है या वापस आया है या फिर मरीज पूरा कैंसर फ्री है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर जागरूकता के लिहाज से भी मैं ये एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि किसी को भी कैंसर डिटेक्ट होता है तो उन्हें लगता है कि मेट्रो सिटीज़ में या बड़े हॉस्पिटल की तरफ आप रुख करिए, वहाँ पर ही ये क्योर होगा। और कई बार ये देखा गया है कि उस दौरान इंतज़ार इतना लंबा होता है कि स्टेज 1 से पेशेंट स्टेज 3 में पहुँच जाता है। ऐसे समय में आप क्या कहना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में आज हमारे पास में कितनी सुविधाएँ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध हैं? तो आज के समय में छत्तीसगढ़ रायपुर सिटी में हमारे पास सब वही तकनीक अवेलेबल हैं जो मुंबई, दिल्ली या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं। आज हमारे पास वो कैंसर विशेषज्ञ, कैंसर सर्जन्स हैं जो मुंबई, दिल्ली के एपेक्स कैंसर सेंटर से ट्रेंड हैं और वो वही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं जो आपको मुंबई, दिल्ली में मिलेगा। और हम वो सब वेटिंग पीरियड, जो तकलीफ़ मरीज़ को मुंबई, दिल्ली में ना जान पहचान, खाने पीने की तकलीफ़, रुकने की तकलीफ़ जो होती है, वो सब तकलीफ हम दूर कर सकते हैं अगर मरीज इस चीज़ पे विश्वास करे कि हम रायपुर जैसी जगह पे भी हम वही सेम ट्रीटमेंट मरीज को दे सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर जो आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उसमें आप लोगों को कैसा लग रहा है कि जो पेशेंट है जो विश्वास दिखाते हैं, समय पर पहुँचते हैं, तो फीडबैक कैसा होता है आप लोगों का? अभी आज के टाइम पे कोविड के कारण बहुत सारे मरीज अभी रायपुर जैसी जगह पे ही इलाज करवाने के लिए रेडी हैं और जो मरीज हमारे
हमारे पास आते हैं, हम उन्हें वही ट्रीटमेंट देकर मरीज पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और वो खुश हैं कि जो उन्हें मुंबई दिल्ली में बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती, वो वहाँ रायपुर जैसी जगह पे नहीं करना पड़ा और उन्हें उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में सब कुछ समझाया जाता है और डॉक्टर्स से वो ज़्यादा पर्सनली कनेक्ट हो पाते हैं। तो हमारे जितने भी मरीज जो यहाँ पे इलाज कराते हैं वो ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, चूंकि ये सारी बातचीत तो हमने इसलिए की कि ये बीमारी अगर है तो आपको कैसे इससे निपटना है, लेकिन हमारी इच्छा भी यही है कि कोई बीमार ही ना हो। कैसे रोका जा सकता है इस तरीके के कैंसर को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो कोलोरेक्टल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे बचाव के तरीके हैं। अपनी जीवन शैली में अगर हम कुछ बदलाव लाएं, जैसे गतिहीन जीवन शैली को गतिशील बनाएं, रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी करें, खाने में बदलाव जैसे कि सलाद, सब्जियां, हाई फाइबर डाइट को इंक्लूड करें, रेड प्रोसेस्ड मीट को हम कम से कम खाएं और तंबाकू और शराब के सेवन से परहेज करें, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हम ये बीमारी होने ही ना देंगे। बिल्कुल। काफ़ी अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। मुझे लगता है ये हेल्पफुल होगी हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्होंने हमारा कार्यक्रम देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पहली कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी हो, हमारा खान पान हेल्दी हो और वर्किंग जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं। अपने लाइफस्टाइल में योगा, व्यायाम को जगह दें ताकि ऐसी बीमारी हो ही ना। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।